तो आज हम NCERT के चैप्टर नंबर 12 यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को समझेंगे। आज की इस चर्चा का हमारा मिशन ये है कि नीट के स्टूडेंट्स के लिए इस पूरे चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस और मैकेनिज्म्स को एकदम सिंपल तरीके से डिकोड किया जाए। बिल्कुल। मेरा मानना है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए रटना नहीं बल्कि उन मैकेनिज्म्स को समझना जरूरी है जो हर एक जीवित कोशिका के अंदर लगातार चल रहे हैं। एग्जैक्टली। और अक्सर जब हम रेस्पिरेशन या सांस लेने के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बस हवा को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना आता है। ऐसा लगता है जैसे बस एक मैकेनिकल पंप चल रहा हो। हाँ, लोग यूजुअली ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन मान लेते हैं, लेकिन अगर हम सेल्यूलर लेवल पर देखें तो असली गेम कहीं और ही चल रहा है। हवा का अंदर बाहर जाना तो बस एक छोटा सा जरिया है। राइट। तो इस चर्चा की शुरुआत में आप इस टॉपिक की फाउंडेशन कैसे रखना चाहेंगे? सबसे पहले एनसीईआरटी ये बताता है कि चाहे पौधे हों, जानवर हों या वो यीस्ट जिसकी आपने बात की, सभी को अपने डेली फंक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट या रिप्रोडक्शन किसी भी चीज के लिए हो सकती है। तो ये सारी एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी हमारे फूड यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से आती है। As NCERT states, all the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. अच्छा, मतलब कार्बन-कार्बन बॉन्ड्स का टूटना। बिल्कुल। ये ऑक्सीडेशन सेल्स के भीतर कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ता है और इस टूटने से एक हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और इसी प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, तो स्टोरी की शुरुआत हम सबसे बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। क्या प्लांट्स हमारी तरह सांस लेते हैं? I mean, अगर हाँ, तो उनके पास हमारी तरह लंग्स या कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता? ये नीट में स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है, लेकिन इसका जवाब बहुत सिंपल है। मैं हमेशा से पौधों को ना एक डिसेंट्रलाइज सिटी की तरह देखती हूँ। मतलब एक ऐसा शहर जहाँ कोई सेंट्रल पावर ग्रिड नहीं है, बल्कि हर मोहल्ला अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है। ये डिसेंट्रलाइज सिटी वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट फिट बैठती है। एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली 3 मेन रीजंस बताए गए हैं कि पौधों को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जरूरत क्यों नहीं होती। अच्छा, पहला रीजन क्या है? पहला रीजन बिल्कुल यही है जो आपने कहा। पौधे का हर हिस्सा अपनी गैस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट खुद पूरी करता है। जड़ों को ऑक्सीजन मिट्टी से मिल जाती है, पत्तियों को हवा से। गैसेस का ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत ही कम होता है। ओ, मतलब उनको किसी सेंट्रल पाइपलाइन की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा रीजन ये होगा कि प्लांट्स को हमारी तरह भागना दौड़ना तो पड़ता नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। उनकी एनर्जी और गैसेस की डिमांड एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। रूट्स, स्टेम्स और लीव्स बहुत स्लो रेट पर रिस्पायर करते हैं। मेक सेंस। और तीसरा रीजन? तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर लीव्स के अंदर सेल्स खुद ही ऑक्सीजन रिलीज कर रही होती हैं। तो उस वक्त सेल के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी होती ही नहीं है। वो खुद एक ऑक्सीजन फैक्ट्री बन जाती है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन एक सेकंड, लीव्स का तो समझ आता है, वो फ्लैट और पतली होती हैं, पर जो बरगद के पेड़ के मोटे मैसिव ट्रंक्स होते हैं, वहां गैस एक्सचेंज कैसे होता होगा? सही सवाल है। ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है और डायरेक्ट नीट क्वेश्चन बन सकता है। मोटे तनों में गैस एक्सचेंज के लिए स्पेशल पोर्स होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। लेंटिसेल्स, राइट। इसको स्पेशली याद रखना है स्टूडेंट्स को। हाँ, और दूसरी बात, पेड़ के ट्रंक का पूरा अंदर का हिस्सा जिंदा नहीं होता। जो लिविंग सेल्स होती है ना, वो बाग के ठीक नीचे थिन लेयर्स में अरेंज होती हैं। अच्छा, तो अंदर की लकड़ी सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होती है? बिल्कुल। और इसके अलावा लीव्स, स्टेम्स और रूट्स में पेरेन्काइमा सेल्स की बहुत लूज पैकिंग होती है। ये लूज पैकिंग गैसेस के मूवमेंट के लिए एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना देती है। वाओ, मतलब हर लिविंग सेल हवा के कांटेक्ट में आने का कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेती है। तो गैसेस के ट्रांसपोर्ट को थोड़ा साइड में रखते हैं और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में चलते हैं। यहां से एनर्जी बनाने का सबसे पहला स्टेप शुरू होता है, ग्लाइकोलिसिस। हाँ, ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल पहला कदम है। पर यहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर ग्लाइकोलाइसिस का मेन पर्पस एनर्जी एटीपी बनाना है, तो हम शुरुआत में ही एटीपी स्पेंड क्यों कर रहे हैं? ये तो ऐसा हो गया कि पैसे कमाने के लिए पहले अपने ही पैसे आग में झोंक दो। इसको पैसे जलाने की तरह मत देखिए।
इसको एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरह समझिए। ग्लूकोज एक काफी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अगर आपको उसमें से एनर्जी निकालनी है तो पहले उसको अनस्टेबल करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो उस इंस्टेबिलिटी को लाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एग्जैक्टली उसके बॉन्ड्स तोड़ने के लिए सेल शुरुआत में थोड़ी एनर्जी इन्वेस्ट करता है। ये पूरी एक 10 स्टेप की प्रोसेस है और इसको 3 साइंटिस्ट गुस्ताव एम्डन, ऑटो मेयरहॉफ और जे पारनास के नाम पर ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। राइट, ईएमपी पाथवे, ये नाम डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। और ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है ना, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। बिल्कुल। As NCERT states, in anaerobic organisms, it is the only process in respiration. ये साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूटकर 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एटीपी इन्वेस्ट करने वाला स्टेप है, वो स्पेसिफिक स्टेप्स कौन से हैं? क्योंकि एमसीक्यू में यूजुअली यही पूछा जाता है। हाँ, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट ट्रैप है। एटीपी का इन्वेस्टमेंट 2 स्टेप्स में होता है। पहला, जब ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ एक एटीपी खर्च होता है। ओके, पहला एटीपी हेक्सोकाइनेज वाले स्टेप पर गया। और दूसरा? दूसरा तब खर्च होता है जब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट्स में। ठीक है, हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब ये फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बीच में से टूट जाता है और 3 कार्बन वाले 2 अलग मॉलिक्यूल्स बनाता है, PGAL और DHAP। लेकिन रिटर्न कब मिलना शुरू होता है? असली रिटर्न तब मिलता है जब PGL आगे बढ़ता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ PGL ऑक्सीडाइज होके 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट यानी BPGA में बदलता है। इस दौरान 2 हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकलते हैं और उन्हें NAD+ कैच कर लेता है और वो NADH+H+ बन जाता है। इस NADH को आप एक बैटरी पैक या एनर्जी टोकन मान सकते हैं, जिसे बाद में हम कैश इन करेंगे। अच्छा, और डायरेक्ट एटीपी कहाँ बनते हैं? डायरेक्ट एटीपी 2 जगह बनते हैं। पहला, जब BPGA कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA में, और दूसरा जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी पेप से पायरुविक एसिड बन रहा होता है। तो क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, तो ये दोनों स्टेप्स 2 बार होंगे, राइट? सही पकड़ा आपने। तो टोटल 4 एटीपी बनते हैं। 2 हमने पहले इन्वेस्ट कर दिए थे, तो नेट गेन 2 एटीपी का होता है। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमारे पास 2 एटीपी हैं और ग्लूकोज अब पायरुविक एसिड बन चुका है। पर सीरियसली, एक हाईली एक्टिव सेल के लिए सिर्फ 2 एटीपी? ये तो मैराथन दौड़ने के लिए बस 1 चम्मच ग्लूकोज खाने जैसा है। बिल्कुल, ये बहुत ही कम एनर्जी है। तो सेल अब क्या करेगी? क्योंकि उस पायरुविक एसिड में अभी भी लगभग 90% एनर्जी फंसी हुई है। ये क्रॉसरोड्स की तरह लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ से स्टोरी 2 रास्तों में डिवाइड होती है और ये डिपेंड करता है कि आसपास ऑक्सीजन है या नहीं। तो पहले उस रास्ते की बात करते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है, यानी फर्मेंटेशन। और यहीं पर वो यीस्ट वाली बात आती है जो हमने शुरुआत में डिस्कस की थी। एग्जैक्टली, यीस्ट जैसे माइक्रोब्स जब ऑक्सीजन के बिना रेस्पायर करते हैं तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं। यहाँ 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और 2 कार्बन वाला एथेनॉल मतलब अल्कोहल बनाया जाता है। इसमें एंजाइम्स कौन से यूज होते हैं? इसमें 2 मेन एंजाइम्स हैं, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज जो CO2 निकालता है और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो इथेनॉल बनाता है। लेकिन हम इंसानों का क्या? मतलब जब हम जिम में भारी डंबल्स उठाते हैं और मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तब हमारे अंदर भी तो फर्मेंटेशन होता है ना? हाँ, होता है, पर वो स्लाइटली अलग है। हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो पायरुविक एसिड को लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज करके लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है। अच्छा, इसमें CO2 रिलीज नहीं होता? नहीं, इसमें CO2 बाहर नहीं आता। और दोनों ही प्रोसेसेस में, चाहे अल्कोहलिक हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो NADH हमने ग्लाइकोलिसिस में बनाया था वो वापस NAD+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है। वेट, क्या? मतलब हमने एनर्जी टोकन को कैश इन करने के बजाय वापस सिस्टम में झोंक दिया? तो बेसिकली एनर्जी के नाम पर हमें सिर्फ वही 2 एटीपी मिले जो ग्लाइकोलिसिस से आए थे? अनफॉर्चुनेटली हाँ। As NCERT states, less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped as high energy bonds of ATP. ये काफी inefficient process है। और ऊपर से ये डेंजर भी क्रिएट करता है। एक तरफ जहर जैसा अल्कोहल बन रहा है और दूसरी तरफ लैक्टिक एसिड जो थकान लाता है। तो
इस मुसीबत से बचने के लिए और बची हुई एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ही। बिल्कुल। अगर ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से निकालकर सेल के पावर हाउस में ले जाया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्री हो चुकी है। हाँ, लेकिन पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर सकता। उसे एक वीआईपी पास या एक एंट्री टिकट चाहिए होता है। उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक लिंक रिएक्शन होती है। तो ये वीआईपी पास बनता कैसे है? जब पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में आता है तो उसकी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है। मतलब सिंपल टर्म्स में उस 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड से एक कार्बन को CO2 के रूप में काटकर हटा दिया जाता है। ओके। और बाकी 2 कार्बन का क्या? जो 2 कार्बन का हिस्सा बचता है उसे कोएंजाइम ए के साथ जोड़कर एसिटाइल कोए बनाया जाता है। ये काम पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम करता है और यहाँ भी एक NADH का मॉलिक्यूल बनता है। गॉट इट। तो अब हमारा एसिटिल कोए तैयार है। मुझे ये क्रेब्स साइकिल ना किसी वुड कटिंग मशीन या किसी कन्वेयर बेल्ट जैसी लगती है, जहां मॉलिक्यूल अंदर जाता है, हर स्टेशन पर उसके कार्बन के टुकड़े काटे जाते हैं और जो एनर्जी निकलती है उसको उन बैटरी पैक्स में कैप्चर कर लिया जाता है। ये वुड कटिंग मशीन वाली एनालॉजी परफेक्ट है, क्योंकि हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स काट रहे हैं। साइकिल के स्टार्टिंग में वो 2 कार्बन वाला एसिटिल कोए मैट्रिक्स में पहले से मौजूद 4 कार्बन वाले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी OAA के साथ जुड़ जाता है। 4 और 2 मिलकर 6 बन गए। हाँ, और बनता है 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड। इसे सिट्रेट सिंथेज एंजाइम करवाता है और इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी बोलते हैं। और इसके बाद कंटिन्यूअसली कार्बन की कटाई शुरू होती है। बिल्कुल, लगातार डीकार्बोक्सिलेशन होता है। 6 कार्बन सिट्रिक एसिड से एक CO2 निकलता है और 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। फिर एक और CO2 निकलता है और 4 कार्बन सक्सिनिल कोए बन जाता है। और हर बार कार्बन कटने पर एक NADH बनता है। हाँ, हर स्टेप पर एक NAD+ हाइड्रोजन कैच करके NADH बन जाता है। इस साइकिल में एक स्टेप है जो नीट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, जहां डायरेक्ट ATP जैसी एनर्जी करेंसी बनती है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं उसको, राइट? एकदम सही। जब सक्सिनिल कोए कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, तब डायरेक्ट एनर्जी का एक पैकेट बनता है जिसे GTP कहते हैं। ये बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम क्रेब्स साइकिल का एक पूरा चक्कर गिने तो 3 जगह NADH बना, एक जगह FADH2 बना और एक GTP बना, और लास्ट में वो 4 कार्बन OAA वापस रीजनरेट हो गया ताकि साइकिल दोबारा चल सके। एग्जैक्टली। लेकिन अब जरा सोचिए, हमने इन सारे स्टेप्स से काफी सारे बैटरी पैक्स जमा कर लिए हैं NADH और FADH2 के फॉर्म में, पर सेल इनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। उसे अपनी स्टैंडर्ड करेंसी ATP चाहिए। तो अब टाइम आ गया है इन टोकन्स को एनकैश करने का, और ये काम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। सही जवाब। पर वेट, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट है। हमने इस पूरे रास्ते को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा, ठीक है, पर अभी तक स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक ऑक्सीजन तो कहीं आई ही नहीं। तो ऑक्सीजन कर क्या रही है यहाँ? ये डाउट बहुत कॉमन है और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है। अगर हम बिग पिक्चर देखें तो ऑक्सीजन का एक्चुअल रोल एकदम एंड में आता है। अच्छा, एंड में कैसे? जब ETS में NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में अलग-अलग कॉम्प्लेक्सेस से होकर गुजरते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक एक रिले रेस चल रही होती है। ओके। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं, उनकी एनर्जी यूज होती है प्रोटॉन्स यानी H+ को मैट्रिक्स से निकालकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करने के लिए। ओ, मतलब ये उस रिले रेस की एनर्जी से प्रोटॉन्स को एक साइड पर पंप करके किसी पानी के डैम की तरह दबाव या ग्रेडियंट बना रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इस सिस्टम को लगातार चलाते रहने के लिए किसी को आखिर में उन इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा, वरना ट्रैफिक जाम लग जाएगा। यहीं पर ऑक्सीजन की एंट्री होती है। अच्छा। ऑक्सीजन एक फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करती है। वो सिस्टम के एंड में खड़ी रहती है, थके हुए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को पकड़ती है और उन्हें मिलाकर पानी यानी H2O बना देती है।
वाओ, तो ऑक्सीजन एसेंशियली एक वैक्यूम क्लीनर या सफाई कर्मचारी है जो रास्ता साफ रख रही है ताकि प्रोसेस चलती रहे। अगर ऑक्सीजन ना हो तो सब कुछ जैम हो जाएगा। सही कहा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स पंप नहीं होंगे और वो डैम वाला प्रेशर बनेगा ही नहीं। और अगर प्रेशर नहीं बना तो अपना आखिरी कॉम्प्लेक्स 5 यानी एटीपी सिंथेस चलेगा ही नहीं। ये कॉम्प्लेक्स वी वही है ना जो उस पानी की चक्की यानी वाटर मिल जैसा दिखता है जो प्रोटॉन्स के फ्लो से घूमता है? हाँ, एग्जैक्टली। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, F0 और F1। F0 उस मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल या टनल बनाता है और F1 बाहर मैट्रिक्स की तरफ उभरा हुआ होता है। जब उस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो वो मजबूरी में F0 से वापस मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। जब 4 H+ प्रोटॉन्स उस टनल से गुजरते हैं तो F1 कॉम्प्लेक्स में एक कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है और बूम, एटीपी बन जाता है। बिल्कुल, वो एडीपी और फॉस्फेट को जोड़कर एक एटीपी बना देता है। ये मॉलिक्यूलर मशीनरी तो सच में माइंड ब्लोइंग है। अच्छा, नीट स्टूडेंट्स के लिए ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट होगा कि किस टोकन से कितने एटीपी मिलते हैं। हाँ, एक NADH मॉलिक्यूल से हमें 3 एटीपी मिलते हैं और एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मिलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेशन से निकलने वाली एनर्जी ही इस पूरी पंचक्की को चला रही है, राइट? तो अगर हम एक बैलेंस शीट बनाएं तो थ्योरी के हिसाब से एक ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलते हैं। पर क्या रियल लाइफ में सेल्स इतना मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइन में काम करती हैं? ये काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम मानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स, फिर ETS सब सीक्वेंस में चल रहा है। पर रियलिटी में अलाइव सेल्स इतने रिजिड नहीं होते। तो रियलिटी में क्या सीन क्या है? रियलिटी में एम्फिबोलिक पाथवे का कॉन्सेप्ट आता है। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि रेस्पिरेशन सिर्फ एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, यानी चीजों को तोड़ना। लेकिन जरा सोचिए, बॉडी को जब फैटी एसिड्स बनाने होंगे तो वो क्या करेगी? आई डोंट नो, नया रास्ता बनाएगी? नहीं, वो इसी क्रेब्स साइकिल के बीच में से एसिटिल कोए को निकाल लेगी और उससे फैट बना देगी। ओह, मतलब ये रास्ता सिर्फ ग्लूकोज को जला नहीं रहा बल्कि बिल्डिंग मटेरियल भी सप्लाई कर रहा है। एग्जैक्टली। जब फैट तोड़ना हो तो वो एसिटिल कोए बनकर एंटर करता है, यानी कैटाबॉलिज्म। और जब नया फैट बनाना हो तो एसिटिल कोए बाहर निकल जाता है, यानी एनाबॉलिज्म। इसलिए इसको ब्रेकिंग और बिल्डिंग दोनों का पाथवे यानी एम्फिबोलिक पाथवे कहना ज्यादा एक्यूरेट है। सही बात है। चाहिए अब डिस्कशन के फाइनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेशंट या RQ। अगर सेल अलग अलग फ्यूल्स यूज कर सकते हैं लाइक कार्ब्स, फैट्स या प्रोटीन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो करंट टाइम में क्या जला रहे हैं? इसके लिए एक सिंपल रेशियो यूज होता है। रेस्पिरेशन में कितनी CO2 बाहर आई और कितनी ऑक्सीजन अंदर गई, उसके रेशियो को हम RQ कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ओके, तो जैसे कार्ब्स के लिए ये रेशियो हमेशा 1 होता है क्योंकि CO2 और O2 बराबर अमाउंट में यूज होते हैं। पर फैट्स का RQ 1 से कम लगभग 0.7 क्यों होता है? इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, इसका लॉजिक उनके केमिकल स्ट्रक्चर में है। कार्बोहाइड्रेट्स में नेचुरली पहले से काफी ऑक्सीजन होता है, पर फैट्स के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन बहुत कम होती है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो उन बॉन्ड्स को जलाने के लिए हमें बाहर से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो OIC मतलब फॉर्मूला में नीचे वाली वैल्यू O2 कंज्यूम्ड का अमाउंट बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। और जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रेशियो अपने आप 1 से नीचे आ जाएगा। NCERT में एक एग्जाम्पल दिया है ट्रिपॉलमिटन का। उस रिएक्शन में 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और सिर्फ 102 CO2 बाहर आते हैं। तो 102 को 145 से डिवाइड करें तो 0.7 आता है। और प्रोटीन्स का RQ कितना होता है? प्रोटीन्स का लगभग 0.9 होता है। तो एग्जाम के लिए डायरेक्टली याद रखना है, फैट्स का 0.7, प्रोटीन्स का 0.9 और कार्बोहाइड्रेट्स का 1। हाँ, और एक छोटी सी डिटेल और, अलाइव ऑर्गेनिजम्स में प्योर प्रोटीन या प्योर फैट कभी अकेले रेस्पायर नहीं करते। यूजुअली एक मिक्सचर होता है मॉलिक्यूल्स का। वाह, क्या बात है। तो आज के इस डीप डाइव को यहाँ कंक्लूड करते हैं। नीट क्लियर करने वालों, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि ग्लाइकोलिसिस के ATP वाले स्टेप्स, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स, ETS के कॉम्प्लेक्स और स्पेशली ट्रिपॉलमिटन का RQ वैल्यू फुक के याद कर लो। सही कहा। और हर स्टेप के पीछे का लॉजिक हमेशा दिमाग में रखना। तो चर्चा खत्म करने से पहले एक थॉट आप सबके लिए।
आज हमने देखा कि रेस्पिरेशन का रास्ता सिर्फ एनर्जी के लिए मॉलिक्यूल्स को जलाता नहीं है, बल्कि नए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी देता है। तो जरा सोचिए, अगर अलाइव सेल्स इतनी स्मार्ट हैं कि वो सांस लेने के प्रोसेस को ही बॉडी बनाने के लिए यूज कर लेती हैं, तो क्या रेस्पिरेशन शब्द इस मैजिकल एम्फिबॉलिक नेचर के लिए थोड़ा छोटा और अधूरा नहीं लगता? इस बारे में खुद सोचिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई चर्चा के साथ।